ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो आप देख रहे हैं साइड में, दीज आर द वर्टिब्रा, ये सब वर्टिब्रा है और वर्टिब्रा मिलकर बनाता है वर्टिब्रल कॉलम। उसके अंदर कैनाल में दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके बाहर फिर 3 मेनिंजेज होगा, पाया मैटर, अरेक्नोइड एंड डूरा मैटर। अब आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप देखिए इन बिटवीन द टू एडजेसेंट वर्टिब्रा, जैसे एक वर्टिब्रा ये है, एक ये वर्टिब्रा है और दूसरा वर्टिब्रा ये है, इस बात ये ऊपर वाला ये नीचे उसके है। in between these two adjacent vertebra there is an aperture called intervertebral foramen। intervertebral foramen नाम से ही मालूम हो रहा है, intervertebral foramen कहने का मतलब है प्रेजेंट इन बिटवीन द टू एडजेसेंट वर्टिब्रा। ये पेयर्ड है, जैसे राइट है वैसे ही ये लेफ्ट है। तो इन बिटवीन द टू adjacent vertebra there are one pair of intervertebral foramen, one in each lateral sides। और इन्हीं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से, इसी इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से ये स्पाइनल कॉर्ड बाहर आ रहा है, स्पाइनल नर्व्स बाहर आ रहा है। स्पाइनल नर्व्स आर अटैच्ड टू द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है एंड दीज आर द स्पाइनल नर्व्स। ऑल दीज स्पाइनल नर्व्स आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो जब ये बाहर आएगा वर्टिब्रल कॉलम से, तो ये इस फोरामेन से बाहर आएगा, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। And just outside the intervertebral foramen, the spinal nerve is surrounded by a calcareous deposition which is called gland of Swammerdam। ये हर इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के चारों ओर ये रेड कलर से जो बनाया है, ये कैल्केरियस स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड ग्लैंड ऑफ स्वामर्डन। तो ग्लैंड ऑफ स्वामर्डन से ये कंफ्यूज नहीं करना है, ये कोई ग्लैंड है, एक्चुअली नाम दिया है ग्लैंड ऑफ स्वामर्डन, but it is the calcareous deposition just outside the intervertebral foramen surrounding the spinal nerves। And each spinal nerve outside the gland of Swammerdam, जैसे ये gland of Swammerdam, gland of Swammerdam का काम होता है to support the spinal nerve। अगर ये spinal nerve यहाँ पे सराउंडेड है इस कैल्केरियस स्ट्रक्चर से, तो इसको सपोर्ट मिलता है। अगर ये नहीं होगा तो सीधा यहीं से ये टूट भी सकता है, तो इसको ये सपोर्ट देता है, ये स्ट्रक्चर इसको प्रोटेक्ट करता है। एंड आउटसाइड दिस ग्लैंड ऑफ स्वामर्डन ईच स्पाइनल नर्व डिवाइड्स इनटू 3 ब्रांचेस। जैसे ही ये ग्लैंड ऑफ स्वामर्डन के बाहर आएगा, ये 3 ब्रांच में डिवाइड होगा, जो यहाँ लिखा है डॉर्सल रैमस, विसरल रैमस एंड वेंट्रल रैमस। रैमस टर्म कहा जाता है हाफ ब्रांच को। तो डॉर्सल रैमस, ईच स्पाइनल नर्व डिवाइड्स इनटू 3 ब्रांचेस, और रैमस जिसको कह सकते हैं डॉर्सल रैमस, विसरल रैमस एंड वेंट्रल रैमस। नाउ इंपॉर्टेंट चीज ये है और ध्यान रखना है कि डॉर्सल रैमस इनरवेट्स द स्किन एंड मसल्स of the dorsal side of the body। हम लोगों के पीठ वाले हिस्से में जो भी स्किन और मसल्स हैं, they are innervated by the dorsal ramus of the spinal nerves। वो स्पाइनल नर्व का डॉर्सल रैमस से है एंड these are sensory। तो बॉडी के पीछे बैक से, पीठ वगैरह से अगर कोई भी सेंसेशन मालूम होता है, जैसे कुछ टच कर रहा है या कहीं भी कुछ ऐसा मालूम होता है, तो that is due to the dorsal ramus of spinal nerve। ये सेंसरी नेचर का है, यानी ये रिसेप्टर्स हैं हम लोगों के स्किन और मसल्स में प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, और वहां से स्टिमुलस को रिसीव करेगा और इंपल्स को पहुंचाता है ये सीएनएस में। दूसरा है वेंट्रल रैमस, और वेंट्रल रैमस इनरवेट द स्किन एंड मसल्स in ventral side as well as in the dorsal and lateral sides। कहने का मतलब है नाम वेंट्रल रैमस से ये कंफ्यूज नहीं करना है, ये सिर्फ वेंट्रल साइड में जाता है। ये वेंट्रल साइड में तो इनरवेट करता ही है स्किन मसल्स को, साथ ही साथ बॉडी के लैटरल साइड और डॉर्सल साइड को भी इनरवेट करता है। एंड द वेंट्रल रैमस इज मोटर इन नेचर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। स्पाइनल नर्व
जब बाहर आता है वर्टिबल कॉलम से, तो बाहर आएगा तो थ्रू द एपर्चर कॉल्ड इंटरवर्टिबल फोरामेन। उसके बाद इट इज सराउंडेड बाय द कैल्केरियस स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लैंड ऑफ स्वामर्डन। और फिर उसके बाद ये डिवाइड कर जाता है 3 ब्रांच में। द फर्स्ट वन इज द डॉर्सल ramus, and dorsal ramus innervate the skin and muscles on the dorsal side of the body, और ये सेंसरी है, यानी ये वहां से मौजूद रिसेप्टर से इंपल्स ला रहा है। दूसरा है विसरल ramus, विसरल ramus, सॉरी वेंट्रल ramus, पहले देख लें। दूसरा है वेंट्रल ramus, और वेंट्रल ramus innervate the skin and muscles of the ventral side as well as lateral and dorsal sides, and these are motor। तो कोई भी काम या कोई भी मूवमेंट होगा तो वो वेंट्रल ramus से। अब सबसे इंपॉर्टेंट है विसरल ramus। विसरल ramus नाम से ही मालूम हो रहा है, इट इनर्वेट्स द विसरल ऑर्गन्स। ये किसमें जाएगा? तो ये अभी तक तो हम लोग कह रहे थे कि ये डॉर्सल ramus स्किन और मसल्स में सेंसरी यहाँ से स्टिमुलस लाएगा, और वेंट्रल ramus जो है वो मोटर है, वो कहीं भी डॉर्सल और वेंट्रल साइड या लैटरल साइड में स्किन मसल्स में मूवमेंट करवाएगा। लेकिन ये जो विसरल ramus है, इट इनर्वेट्स द विसरल ऑर्गन। जो हम लोगों के बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन है विसरल ऑर्गन, उसको इनर्वेट करता है। और विसरल ramus कंटेन्स बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। इसमें दोनों तरह के न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी एंड मोटर। दैट्स व्हाई द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्राइनियल नर्व में तो हम लोगों ने कहा था सेंसरी होता है, मोटर होता है, मिक्स्ड होता है, बट स्पाइनल नर्व्स जितने भी हैं दे आर ऑल मिक्स्ड। और इस डायग्राम से आपको ये भी अंदाजा होगा कि द अरेंजमेंट ऑफ द स्पाइनल नर्व्स इज सेगमेंटल। सेगमेंटल कहने का मतलब है कि इन बिटवीन द 2 एडजेसेंट वर्टिब्रा, हर 2 एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच से एक पेयर स्पाइनल नर्व आ रहा है, एक राइट और एक लेफ्ट। तो naturally the number of spinal nerves almost correspond to the number of vertebra present in our vertebral column। ये जो नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं वो ऑलमोस्ट कॉरेस्पॉन्ड करता है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ वर्टिब्रा प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम। एंड इन ह्यूमन द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इज 31 पेयर्स। हम लोगों में स्पाइनल नर्व क्वेश्चन आ जाएगा तो लिखना है 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन। फ्रॉग में जो आगे पढ़ना है उसमें 10 पेयर्स होता है। फ्रॉग में स्पाइनल नर्व्स 10 पेयर्स है, ह्यूमन में इट इज 31 पेयर्स। तो अब फिर से इसको समझ लें। दीज आर द स्पाइनल नर्व्स, ये जो ग्रीन कलर से बना है स्पाइनल नर्व्स है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो दीज आर द वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा है। हर 2 वर्टिब्रा के बीच, जैसे ये एक वर्टिब्रा ये दूसरा, इसके बीच एक एपर्चर है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। और इस एपर्चर का नाम नेचुरली दे दिया गया इंटरवर्टिबल फोरामेन। 2 वर्टिब्रा के बीच है तो इंटरवर्टिबल फोरामेन नाम दे दिया। अब जैसे ही ये स्पाइनल नर्व बाहर आता है इंटरवर्टिबल फोरामेन से, उसके चारों तरफ कैल्केरियस डिपोजिशन उसको सराउंड करता है, कैल्केरियस स्ट्रक्चर जिसका नाम है ग्लैंड ऑफ स्वामर्डन। तो ग्लैंड ऑफ स्वामर्डन पूछेगा तो लिखना है इन CNS, स्पाइनल नर्व्स को सराउंड करता है जस्ट आउटसाइड द इंटरवर्टिबल फोरामेन एंड इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, डैमेज से बचाता है। उसके बाद हर स्पाइनल नर्व 3 हिस्से में बढ़ता है। इसके लिए टर्म है ramus, ramus मतलब हाफ डिवीजन। तो डॉर्सल ramus सेंसरी है, ये जाता है डॉर्सल साइड के स्किन और मसल्स को इनर्वेट करता है, वहां से स्टिमुलस को लाता है, यानी सेंसरी है। वेंट्रल ramus ये मोटर है, ये बॉडी के किसी भी पार्ट में स्किन और मसल्स में जाता है, कहीं भी स्किन और मसल्स में जाएगा, ये मोटर है। और जो विसरल ramus है वो इनर्वेट करता है, विसरल ऑर्गन के अंदर जा रहा है, और उसमें दोनों तरह के न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी और मोटर। बोथ दीज न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द ये। तो इसके साथ ही ये हम लोगों ने स्पाइनल नर्व्स डिस्कस कर लिया।
स्पाइनल नर्व्स बहुत सिंपल है. स्पाइनल नर्व्स हम लोग देख रहे हैं, दीज आर द पेयर्ड नर्व्स कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड. Spinal cord is itself present within the neural canal of the vertebral column, and in between the two adjacent vertebrae there are one pair of intervertebral foramen, one in each lateral sides of the spinal cord. Outside the intervertebral foramen, the spinal nerve is surrounded by the calcareous structure which is called gland of Swammerdam, and then it divides into three branches: dorsal ramus, ventral ramus, visceral ramus. Dorsal ramus is sensory, it innervates the skin and muscles present on the dorsal side of the body. The ventral ramus is motor, it innervates the skin and muscles present in different parts of the body, whereas the visceral ramus innervates the visceral organs and it contains both the sensory and motor neuron. That's why all the spinal nerves are mixed nerves. And the arrangement of the spinal nerve is considered to be segmental because one pair in between the two adjacent vertebrae. That's why the number of spinal nerves almost correspond to the number of vertebrae. In case of human, it is 31 pair. In frog, it is 10 pair. तो ये हो गया स्पाइनल नर्व्स. अब यहाँ पे पिछले क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे स्पाइनल कॉर्ड, तो बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे दो प्लेक्सस हैं. एक तो सर्वाइकल प्लेक्सस, दिस वन नाम से मालूम है, प्रेजेंट इन द सर्वाइकल रीजन, और दूसरा लंबोसैक्रल प्लेक्सस, प्रेजेंट इन द लंबर एंड सैक्रल रीजन. लंबर वर्टिब्रा कहते हैं एब्डोमिनल रीजन में, पेट वाले हिस्से में जो वर्टिब्रा है बैक डॉर्सल साइड में, उसको लंबर, और कमर वाले हिस्से में सैक्रल. तो लंबर और सैक्रल वर्टिब्रा के बीच है ये जाल या प्लेक्सस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लंबोसैक्रल प्लेक्सस. और ये जो है ये सर्वाइकल गर्दन वाले हिस्से में सर्वाइकल प्लेक्सस. तो सर्वाइकल प्लेक्सस से जो स्पाइनल नर्व जा रहा है, दे इनर्वेट द फोर आर्म. ये यहाँ से सर्वाइकल प्लेक्सस से जाता है फोर आर्म में. इसलिए अगर सर्वाइकल रीजन में स्पाइनल कॉर्ड पे कोई प्रेशर पड़ेगा तो दर्द होता है ये बाह में. और ठीक इसी तरह ये जो लंबोसैक्रल प्लेक्सस है, इससे नर्व इनर्वेट करता है हाइंड लिम्ब में, पैर में. तो अगर कमर के हिस्से में स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, प्रेशर पड़ रहा है, तो दर्द होगा पैर में. तो ये दो ये प्लेक्सस है, ये ध्यान रखिएगा. इसको सर्वाइकल प्लेक्सस भी कहते हैं और ब्रैकियल प्लेक्सस भी कहते हैं. ब्रैकियल, BRACHIL, ब्रैकियल मीन्स फोर आर्म, हाथ. तो चूंकि ये फोर आर्म में इनर्वेट कर रहा है, यहाँ से नर्व जो बाहर आ रहा है फोर आर्म, इसलिए ब्रैकियल प्लेक्सस भी कहते हैं. सर्वाइकल रीजन में है इसलिए सर्वाइकल प्लेक्सस, और ये लंबोसैक्रल प्लेक्सस. तो दैट्स ऑल. और अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से मालूम हो रहा है इट इज ऑटोनोमस इन नेचर. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज ऑटोनोमस इन नेचर. अब ऑटोनोमस डजंट मीन इंडिपेंडेंस. ऑटोनोमस का मतलब इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होना नहीं है. ऑटोनोमस कहा जाता है सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी को. सेल्फ रेगुलेटिंग यानी अपना फंक्शन वो खुद से नियंत्रित करता है. लेकिन इमरजेंसी होगा तो इट्स फंक्शन विल बी टेकन ओवर बाय द सेरेब्रम. ब्रेन उसको कवर कर लेगा, टेक ओवर कर लेगा. तो हम लोगों के बॉडी के अंदर सेल और बहुत है. क्या फंक्शंस को खुद नियंत्रित करे. By Prime Minister Modi. So it is not possible for Modi or central government to control or monitor the day-to-day activities of all the states. हर स्टेट का फंक्शन वो खुद कंट्रोल करे, यह संभव नहीं है.
तो हर स्टेट में वहाँ के फंक्शंस को गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वहाँ एक गवर्निंग बॉडी है which is called state government headed by chief minister. Now it is also not possible for the chief minister or state government to monitor day-to-day activities of all the commissionaries. हर कमिश्नरी में क्या हो रहा है उसको कंट्रोल करना उसके हाथ में नहीं है, तो फिर वहाँ भी एक कमिश्नर होते हैं. Now it is not possible for the commissioner to control day-to-day activities of all the districts. तो डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एंड इट इज आल्सो पॉसिबल फॉर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू कंट्रोल और मॉनिटर डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ ऑल द सब डिविजन्स प्रेजेंट इन द डिस्ट्रिक्ट. तो वहाँ पे फिर एसडीएम है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, और एसडीओ कह सकते हैं. एंड इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल फॉर द एसडीएम टू मॉनिटर डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ ऑल द ब्लॉक्स. तो वहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, बीडीओ या सीओ, और उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो सभी पंचायत को देख सके. तो वहाँ सरपंच है, मुखिया है. तो ये पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है. फंक्शन ठीक ठाक होता रहे हर जगह, उसके लिए लोकल गवर्निंग बॉडी रखा गया है. लोकल गवर्निंग बॉडी जो वहाँ के लोकल प्रॉब्लम को देखेगा. अब अगर मामला तो बहुत गड़बड़ होगा, बहुत उसके लिए नहीं होगा पॉसिबल सॉल्व करना, तब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगा. तो हम लोग देखते हैं जितना भी लोकल इशू होता है वहाँ के लोकल गवर्निंग बॉडी से कंट्रोल हो जाता है. कोई प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे हम लोग मिलते हैं, तो वो उसका काम है. लोकल गवर्निंग बॉडीज कंट्रोल द एक्टिविटीज. Similarly, it is not possible for our brain to control day-to-day to control 24 hours activities of all the visual organs. तो अब यहाँ भी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ. हम लोगों के visual organ फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए there are a large number of local governing bodies which are called autonomic ganglia. एक तो नहीं है, large number of autonomic ganglia present in the visual organ or near the visual organ, and they regulate the functions of visual organs. But ultimately all these ganglia or autonomic nervous system is connected to the CNS, and the highest seat of integration is the hypothalamus which regulates the ANS. हम लोगों ने पढ़ा भी है, autonomic nervous system is regulated by the hypothalamus which is the part of the forebrain. लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये अपना कंट्रोल करता है. जैसे हम लोग अगर सो रहे हैं तो उस समय भी हार्ट बीट हो रहा है, ब्रीदिंग हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, तो ये फंक्शन चलता रहता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑटोनोमिक गैंग्लिया. तो दैट्स व्हाई एएनएस इज आल्सो कंसीडर्ड एज गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम. एएनएस को गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम भी कहते हैं बिकॉज इट कंस्टिट्यूट्स गैंग्लिया. And it was first of all studied by Langley in 1921. ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पहली बार डिटेल स्टडी किया था लैंगले ने 1921 में. नाउ ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ गैंग्लिया, it has been divided into two major types, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. ये दो मेजर टाइप में है. अब यहाँ पे ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स का सिंगल सेट है. इसको बड़ा ध्यान से समझना है. द सेंसरी न्यूरॉन्स इन एएनएस हैव सिंगल सेट, whereas the motor neurons in ANS have double set. और इसमें दो सेट है, टू सेट्स ऑफ मोटर न्यूरॉन, सिंगल सेट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन. ये सिंगल और डबल क्या बोल रहा है वो समझ लीजिएगा. इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को अगर देखिए, ये डायग्राम देखिए. इस पे ये मान लीजिए सीएनएस है. इफ इट इज सीएनएस, ये इसका डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड. और हम लोग जानते हैं कि डॉर्सल साइड ऑफ द ब्रेन या डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज सेंसरी. डॉर्सल साइड जो होता है वो सेंसरी होता है, यानी वो सेंसरी इंपल्स को रिसीव करता है फ्रॉम द रिसेप्टर्स. तो डॉर्सल सरफेस और डॉर्सल साइड रिसीव्स
सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर, और वेंट्रल साइड होता है मोटर। तो यही यहाँ पे शो किया हमने। देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड ही बना दिया, ब्रेन भी बना सकते हैं। ये डॉर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड। अब देखिए ये रिसेप्टर है, दिस इज द रिसेप्टर। कोई भी रिसेप्टर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इट में भी सोमैटो रिसेप्टर और विसरल रिसेप्टर, कुछ भी हो सकता है। तो ये रिसेप्टर तो हम लोगों ने पढ़ा भी है। इफ द रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द सोमैटिक ऑर्गन और इन द पेरिफेरल पार्ट, इट इज कॉल्ड सोमैटो रिसेप्टर। जैसे आईज एंड नोज एंड दीज आर सोमैटो रिसेप्टर। लेकिन बॉडी के इंटरनल पार्ट में है तो उसको विसरल रिसेप्टर कहेंगे। एनीवे रिसेप्टर है। अब रिसेप्टर से लगा हुआ ये न्यूरॉन है, इट इज द सेंसरी न्यूरॉन। और हम लोग जानते हैं कि द डेंड्राइट्स ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स आर अटैच्ड टू द रिसेप्टर and the axon are connected to the dorsal horn of the spinal cord or the CNS. तो ये डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है, और ये इसका साइटोन है, और ये एक्सॉन है। देखिए एरो बना दिया ऐसा, ये जा रहा है कहाँ पे, इंपल्स लेके सीएनएस की ओर। तो ये डेंड्राइट है, ये एक्सॉन है, और बीच में ये साइटोन है। हम लोग इस पर बात कर भी चुके हैं पहले भी। Sensory neurons have their cyton just outside the dorsal horn of the CNS. जितने भी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनका साइटोन का पोजीशन होता है सीएनएस के डॉर्सल हॉर्न के बाहर, एंड these cytons together constitute the ganglia which is called dorsal ganglia. गैंग्लिया कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ साइटोन। तो ये एक सेंसरी न्यूरॉन है, दिस वन। ये दूसरा सेंसरी न्यूरॉन है, ये डेंड्राइट है, लंबा है, एक्सॉन छोटा है, और इसका जो साइटोन्स है वो गैंग्लिया बना रहा है जस्ट आउटसाइड द डॉर्सल हॉर्न। वो सिंगल सेट है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स का सिंगल सेट है। सिंगल सेट कहने का मतलब है एक ही न्यूरॉन का डेंड्राइट कनेक्टेड है रिसेप्टर से, और सेम न्यूरॉन का एक्सॉन कनेक्टेड है टू द सीएनएस। द डेंड्राइट्स ऑफ सेम न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू द, या कह सकते हैं एक कोई भी एक न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट कनेक्टेड है रिसेप्टर से, और उसी न्यूरॉन का एक्सॉन कनेक्टेड है सीएनएस के डॉर्सल साइड से। तो सिंगल सेट, सिंगल सेट। लेकिन आप देखिए मोटर न्यूरॉन्स का कैसे अरेंजमेंट है एएनएस में। ये एएनएस का में मोटर न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये एक न्यूरॉन है, इसका नाम दिया प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एक न्यूरॉन है, इसका नाम है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और ये दूसरा न्यूरॉन है जिसका नाम है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहने का मतलब है गैंग्लिया के पहले, और पोस्ट न्यूरॉनिक कहने का मतलब गैंग्लिया के बाद। तो ये जो गैंग्लिया है दिस वन, इसको कहते हैं ऑटोनोमिक गैंग्लिया। यहाँ लिखा हुआ है ऑटोनोमिक गैंग्लिया। तो ऑटोनोमिक गैंग्लिया और कुछ नहीं है, इट इज द जंक्शन और साइनेप्स इन बिटवीन द प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन। ये प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन है, और दोनों का जो जंक्शन है साइनेप्स है, दैट जंक्शन इज कॉल्ड ऑटोनोमिक गैंग्लिया। तो ऑटोनोमिक गैंग्लिया यानी साइनेप्स के पहले जो न्यूरॉन है उसको प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहेंगे, और जो साइनेप्स के बाद है उसको कहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो अब देखिए ये प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन है, दिस वन प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन। और प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन का डेंड्राइट इट इज प्रेजेंट विद इन द वेंट्रल हॉर्न ऑफ द सीएनएस। इसका जो डेंड्राइट है वो वेंट्रल हॉर्न में है सीएनएस का। साइटोन इज आल्सो प्रेजेंट विद इन द वेंट्रल हॉर्न, और ये जंक्शन बना रहा है विद द पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का ये डेंड्राइट है, और ये एक्सॉन है विच इज कनेक्टेड टू द विसरल ऑर्गन। तो प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन, इसका डेंड्राइट कनेक्टेड है वेंट्रल हॉर्न से सीएनएस का, और इसका एक्सॉन साइनेप्स या जंक्शन बनाता है विद द डेंड्राइट ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मोटर न्यूरॉन। इसका जो एक्सॉन है वो इसके डेंड्राइट से जंक्शन बनाता है पोस्ट साइनेप्टिक मोटर न्यूरॉन, और यही जंक्शन कहलाता है ऑटोनोमिक गैंग्लिया।
दिस जंक्शन इज कॉल्ड ऑटोनोमिक गैंग्लिया। तो यहाँ पे दो सेट हो गया, देयर आर टू सेट्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, इसको प्री गैंग्लियोनिक और इसको पोस्ट गैंग्लियोनिक। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन्स आर माइलिनेटेड और मेडुलेटेड। एएनएस में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सेंसरी न्यूरॉन का तो कोई चक्कर ही नहीं है, सेंसरी न्यूरॉन तो सिंगल सेट है, एक ही न्यूरॉन का डेंड्राइट कनेक्टेड है रिसेप्टर से और दूसरा उसका एक्सॉन कनेक्टेड है डॉर्सल हॉर्न ऑफ सीएनएस से। मोटर न्यूरॉन्स जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में वो दो सेट है, एक प्री गैंग्लियोनिक और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक का डेंड्राइट कनेक्टेड है टू द वेंट्रल हॉर्न ऑफ द सीएनएस और उसका एक्सॉन साइनेप्स बनाता है जिसको गैंग्लिया कहते हैं हम लोग, ऑटोनोमिक गैंग्लिया उसी को कहते हैं, दोनों न्यूरॉन्स का जो जोड़ है। तो जहां वो साइनेप्स बनाता है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के डेंड्राइट से मिलकर, तो डेंड्राइट ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड एक्सॉन ऑफ प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अब इंपॉर्टेंट बात जो बता रहे थे कि प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन्स आर ऑलवेज माइलिनेटेड, यानी पहला जो सेट है फर्स्ट सेट ऑफ मोटर न्यूरॉन जिसका डेंड्राइट कनेक्टेड है टू द वेंट्रल हॉर्न, ये ऑलवेज माइलिनेटेड होगा। और जो सेकंड सेट ऑफ मोटर न्यूरॉन है जो कनेक्टेड है ऑर्गन से, ये नॉन माइलिनेटेड होता है। तो दिस न्यूरॉन इज माइलिनेटेड, दिस वन इज नॉन माइलिनेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन्स आर माइलिनेटेड और मेडुलेटेड, यानी उसके ऊपर माइलिन शीट है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन्स आर नॉन माइलिनेटेड, उसमें माइलिन शीट नहीं है। अब इसी दोनों सेट के बेसिस पे और गैंग्लिया का जो नेचर है उसके आधार पे दो डिवीजन है एएनएस का। देयर आर टू डिविजन्स इन द एएनएस, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये टाइप ऑन द बेसिस ऑफ गैंग्लिया। अब अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन्स आर कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक कहने का मतलब है इट विल रिलीज एसिटाइल कोलिन, ये रिलीज करेगा एसिटाइल कोलिन। वेयर एज द पोस्ट गैंग्लियोनिक नॉन माइलिनेटेड मोटर न्यूरॉन्स आर एड्रीनर्जिक। एड्रीनर्जिक यानी इट रिलीजेस सिंपैथी। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो फर्स्ट सेट ऑफ मोटर न्यूरॉन है जिसको प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं वो कोलिनर्जिक है, यानी एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा, यानी इस जंक्शन पर रिलीज होगा एसिटाइल कोलिन। लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन्स हैं जो नॉन माइलिनेटेड है, वो कनेक्टेड है इस विसल ऑर्गन से, वो रिलीज करेगा विसल ऑर्गन के जंक्शन पे सिंपैथी। और पैरासिम्पैथेटिक में आसान है, पैरासिम्पैथेटिक में बोथ प्री गैंग्लियोनिक एज वेल एज पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन्स आर कोलिनर्जिक। पैरासिम्पैथेटिक में दोनों सेट न्यूरॉन का प्री एंड पोस्ट आर कोलिनर्जिक, यानी दोनों जगह एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। जबकि सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा और पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन सिंपैथीन रिलीज करेगा। अब इसमें दोनों का डिफरेंसेस हम लोग डिस्कस करते हैं। 1 मिनट ब्रेक कर, हम लोग दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं। अभी बताया था कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो डिवीजन है, एक तो एक तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको यहाँ पे लिखा है पीएनएस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस लिखा है। अब यहाँ पे बोर्ड पर इधर राइट साइड में बना दिया है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का अरेंजमेंट, और लेफ्ट साइड में हम लोगों ने शो किया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अरेंजमेंट। तो राइट साइड में
पैरासिम्पैथेटिक और लेफ्ट साइड में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम लोगों के बॉडी में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के बॉडी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों ही साइड में, जैसा राइट साइड है वैसा लेफ्ट साइड। लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट में देख रहे हैं कि एक राइट साइड बना है और एक लेफ्ट साइड। तो दो डिवीजन है एएनएस का, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और हम लोगों के बॉडी में दोनों साइड में पेयर्ड स्ट्रक्चर है, जैसा राइट साइड होगा वैसा ही लेफ्ट होगा। तो जाहिर सी बात है कि दोनों साइड में पैरासिम्पैथेटिक भी होगा और दोनों साइड में सिंपैथेटिक भी होगा। लेकिन अगर दोनों साइड में अरेंजमेंट यहाँ बनाएंगे बोर्ड पे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक साइड में, राइट साइड में अरेंजमेंट शो किया है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का और लेफ्ट साइड में अरेंजमेंट शो कर रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। लेकिन बॉडी में दोनों साइड है। अब ये बीच में स्पाइनल कॉर्ड है, दिस स्ट्रक्चर इज स्पाइनल कॉर्ड। अब हम लोग पहले पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखें। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये प्री गैंग्लियोनिक माइलिनेटेड मोटर न्यूरॉन, प्री गैंग्लियोनिक माइलिनेटेड मोटर न्यूरॉन, प्री गैंग्लियोनिक because ये ganglia, this is the parasympathetic ganglia, this one parasympathetic ganglia। और ganglia अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, it is the junction of the two sets of motor neuron, pre and post। तो ये प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन है, प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन ये माइलिनेटेड है। और ये है पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन, ये नॉन माइलिनेटेड है, इसमें माइलिन शीथ नहीं है। तो प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन्स का जो ये डेंड्राइट है, इट इज कनेक्टेड टू द सीएनएस। ये कनेक्टेड है किससे? सीएनएस से। और इसका एक्सॉन यहाँ पे जंक्शन बना रहा है विद द डेंड्राइट ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक मोटर न्यूरॉन, दिस वन। अब देखिए क्वेश्चन एक बार आ चुका है इस पर, नीट में क्वेश्चन पूछा था कि द thoracicolumbar outflow is characteristic of, thoracicolumbar outflow is characteristic of, and answer was the sympathetic nervous system outflow। outflow इसलिए मोटर न्यूरॉन्स है, तो मोटर न्यूरॉन्स इंपल्स ला रहा है सीएनएस से, तो इंपल्सेज आर मूविंग आउट ऑफ द सीएनएस, इसलिए वर्ड यूज करते हैं आउटफ्लो। तो अब अगर हम लोग पैरासिम्पैथेटिक को देखें तो ये जो न्यूरॉन्स है, फर्स्ट सेट दैट इज प्री गैंग्लियोनिक माइलिनेटेड मोटर न्यूरॉन्स, ये आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से। अब स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या होगा? ब्रेन होगा। ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से आ रहा है तो इसके ऊपर क्या होगा? ब्रेन होगा। और दूसरा जो न्यूरॉन्स है इसका पैरासिम्पैथेटिक का, वो आ रहा है फ्रॉम द सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसको आप जैसे ऐसे समझ लीजिए, ये सर्वाइकल रीजन हो गया, ये थोरासिक रीजन हो गया, ये लंबर रीजन हो गया और ये सैक्रल रीजन, ये गले वाले हिस्से में है, ये चेस्ट वाले हिस्से में है, ये एब्डोमिनल रीजन में है और ये मान लीजिए कि सैक्रल रीजन में है, कमर वाले हिस्से में। तो ये आ रहा है एक और ब्रेन से और दूसरी ओर सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन है, माइलिनेटेड है, और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन है, नॉन माइलिनेटेड है। इसका डेंड्राइट कनेक्टेड है सीएनएस से और एक्सॉन कनेक्टेड है इस पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट से, जबकि इसका जो एक्सॉन है कनेक्टेड है विसरल ऑर्गन से। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो। क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो यानी मोटर इंपल्सेज आर मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रेन एज वेल एज फ्रॉम द सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और ये कहाँ जा रहा है? विसरल ऑर्गन। दीज आर विसरल ऑर्गन्स। तो ये इसके हिसाब से काम करे। अब दूसरी ओर अरेंजमेंट एक है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का।
तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये प्री गैंग्लियोनिक माइलिनेटेड मोटर न्यूरॉन, प्री गैंग्लियोनिक यहाँ पे नहीं लिखा है, माइलिनेटेड या मेडुलेटेड मोटर न्यूरॉन है, और ये है पोस्ट गैंग्लियोनिक नॉन माइलिनेटेड मोटर न्यूरॉन। ये फर्स्ट सेट है मोटर न्यूरॉन का, ये सेकंड सेट है, और सेकंड सेट कनेक्टेड है विसल ऑर्गन से। अब इसका आउटफ्लो देखिए कहां से है। तो आउटफ्लो आपको दिख रहा है, ये थोरैसिक रीजन है और ये लंबर रीजन है। तो इसको हम लोग कहेंगे थोरैसिको लंबर आउटफ्लो। और यही क्वेश्चन आया था नीट में पूछा था कि थोरैसिको लंबर आउटफ्लो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एंड आंसर वाज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो पूछता तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे ये हो गया, ये क्रैनियोसैक्रल हो गया, ये थोरैसिक लंबर। अब थोड़ी देर पहले भी हमने कहा था कि in case of parasympathetic nervous system, both pre and post ganglionic motor neurons are cholinergic, यानी दोनों रिलीज करेगा एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ भी ये वाला न्यूरॉन भी एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा और ये वाला भी एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा। तो both the sets of motor neurons are cholinergic। जबकि यहाँ पे the preganglionic myelinated motor neurons are cholinergic, यह cholinergic acetylcholine रिलीज करेगा, whereas the post ganglionated non myelinated motor neurons are adrenergic, यानी ये रिलीज करेगा सिंपैथी। बस डिफरेंस यही है, सारा न्यूरॉन दोनों में रिलीज करेगा एसिटाइलकोलिन एक्सेप्ट द पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रिलीज करेगा सिंपैथी। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस आप देखिए कि ये जो प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन्स है, इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन ये आप देख रहे हैं लंबा है, इसकी लंबाई ज्यादा है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन की लंबाई कम है। इसलिए जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया है, इसका पोजीशन या तो विसल ऑर्गन के नजदीक है या समटाइम्स इवन विद इन द विसल ऑर्गन। तो आप अगर डायग्राम को ठीक से देखिए तो आप पाइएगा कि द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में द लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ मोटर न्यूरॉन, दिस वन इज लॉन्गर, और सेकंड सेट ऑफ मोटर न्यूरॉन शॉर्टर है। तो दोनों का जंक्शन या जो ऑटोनोमिक गैंग्लिया है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया, इट इज नियरर टू द विसल ऑर्गन और समटाइम्स इवन विद इन द विसल ऑर्गन, कभी कभी विसल ऑर्गन के अंदर भी होगा, समटाइम्स इवन विद इन द विसल ऑर्गन। तो ये आप यहां देख रहे हैं। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखिएगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में द प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन्स आर शॉर्टेड, द पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन्स आर लॉन्गर। तो अगर प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन शॉर्टर है, छोटा है लेंथ में, तो पोजीशन ऑफ द सिंपैथेटिक गैंग्लिया इज नियरर टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है दोनों। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया का पोजीशन विसरल ऑर्गन के नजदीक होगा या समटाइम्स इवन विद इन द विसल ऑर्गन, विसल ऑर्गन के अंदर भी हो सकता है। और सिंपैथेटिक गैंग्लिया का पोजीशन ऑलवेज होता है स्पाइनल कॉर्ड के नजदीक, जैसे इधर राइट साइड है वैसे इधर जैसे लेफ्ट साइड है वैसे ही राइट साइड भी हो। तो ये नजदीक है। कारण क्यों है ये नजदीक क्यों है? बिकॉज प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन की लंबाई कम है। ये दूर क्यों है? बिकॉज प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन की लंबाई यहाँ पे ज्यादा है। तो ये एक और डिफरेंस हुआ। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ देख रहे हैं और वो है सिंपैथेटिक ट्रंक। इस वन एक लेफ्ट साइड है वैसे इधर राइट साइड भी होगा, सिंपैथेटिक ट्रंक। एंड ऑल द सिंपैथेटिक गैंग्लिया, ये सब जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया है, दे आर चेन्ड गैंग्लिया। इनको चेन्ड गैंग्लिया कहते हैं, जैसे चेन से बांध दिया गया किसी को।
दे आर चेन्ड गैंग्लिया और इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया, और इनको जोड़ने वाला स्ट्रक्चर है ये सिंपैथेटिक ट्रंक, वन इन ईच लैटरल साइड्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। चेन्ड गैंग्लिया, कुछ सिंपैथेटिक गैंग्लिया होते हैं, ये बड़ा ध्यान, इसको ध्यान में रखिएगा। एक अभी बताया था कि सिंपैथेटिक गैंग्लिया का पोजीशन नियरर टू द स्पाइनल कॉर्ड, बट देयर आर सम sympathetic ganglia which are located near the visceral organ, yani away from the spinal cord, and such ganglia are called collateral ganglia. तो ये गैंग्लिया आप यहाँ देखिए, ये जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन है फर्स्ट सेट, इसकी लंबाई ज्यादा हो गई, नतीजा है कि गैंग्लिया का पोजीशन हो गया विसरल ऑर्गन के नजदीक। और इस तरह का कुछ गैंग्लिया पाया जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जिसका पोजीशन होता है विसरल ऑर्गन का नजदीक, तो उसके लिए टर्म है कोलैटेरियल गैंग्लिया। अदरवाइज जो ज्यादातर गैंग्लिया है सिंपैथेटिक गैंग्लिया, they are present nearer to the spinal cord and they are all interconnected by sympathetic trunk. They are called chained ganglia. और इसलिए हम लोग कहते हैं कि the effects of parasympathetic nervous system are localized, यानी जब parasympathetic nervous system एक्टिव होगा तो उसका असर आपको कुछ ऑर्गन में ही दिखेगा। Effects of parasympathetic nervous systems are localized, कहीं कहीं दिखेगा, whereas effects of sympathetic nervous system are widespread. Sympathetic nervous system का इफेक्ट जो होगा वो फैला होगा, widespread होगा, और parasympathetic nervous system का इफेक्ट localized होगा। अब localized और widespread क्यों है देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई इंपल्स आ रहा है ब्रेन से, क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो है तो ब्रेन से आ रहा है, तो वो सिर्फ इसी ऑर्गन को प्रभावित करेगा, इसी विसरल ऑर्गन के फंक्शन को वो प्रभावित करेगा। इससे वो कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, इस ऑर्गन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए सैक्रल रीजन से कोई मोटर इंपल्स आ रहा है तो इसी ऑर्गन को प्रभावित करेगा, इसको कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे असर लोकलाइज्ड है, यानी सर्टेन पार्ट्स में। लेकिन जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, और कब एक्टिव होता है? इमरजेंसी में। जब इमरजेंसी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा तो एक साथ बॉडी का सारा ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाए, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विल बिकम एक्टिवेटेड एट द सेम टाइम। क्यों? देखिए, जैसे यहाँ से इंपल्स आ रहा है, यहाँ से थोरैसिक रीजन से, तो ये इंपल्स आया, मोटर इंपल्स, इस ऑर्गन के फंक्शंस को प्रभावित किया। लेकिन क्या ये सिर्फ इसी ऑर्गन तक रहा? देखिए आप यहाँ पे ये इंपल्स जो आ रहा है वो कुछ इस सिंपैथेटिक ट्रंक से फिर आगे बढ़ेगा और कहाँ चला जाएगा? इस ऑर्गन में भी। तो ये ऑर्गन तो इस पर असर होगा ही होगा और इस पर भी असर होगा, बिकॉज ये कनेक्टेड है किससे? सिंपैथेटिक ट्रंक से। और इसका एडवांटेज है बिकॉज इमरजेंसी में साथ ऑर्गन को तो एक बार सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा तो एक सारा ऑर्गन एक्टिवेटेड हो जाता है। जैसे हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, मसल से स्केलेटल मसल्स वगैरह में ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, एक साथ ये सारा इफेक्ट होता है जिससे पर्सन फेस द इमरजेंसी। तो ये डिफरेंसेस आपके सामने है डायग्राम में, फिर से समझ लीजिए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में द आउटफ्लो इज thoracicolumbar, यानी thoracic region of spinal cord and lumbar region of spinal cord। जबकि parasympathetic में ये craniosacral outflow, मोटर इंपल्स आ रहा है ब्रेन से एंड फ्रॉम द sacral region of spinal cord। तो craniosacral outflow parasympathetic nervous system, thoracicolumbar outflow sympathetic nervous system, पहला पॉइंट। दूसरा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में द प्री एंड पोस्ट
motor neurons, pre and post ganglionated motor neurons are cholinergic. They release acetylcholine. दोनों acetylcholine release करें. Sympathetic में pre-ganglionic motor neurons release acetylcholine. Post-ganglionic motor neuron जो connected है visceral organ से, it will release sympathine. वो sympathine release करेगा. और एक चीज पहले भी बता दिया है कि चाहे वो sympathetic हो या parasympathetic हो, the first set है, यानी the pre-ganglionic motor neurons are always myelinated, whereas the post-ganglionic motor neurons are non-myelinated. वो तो सब में है. अब देखिए तीसरा important चीज क्या है? The position of parasympathetic ganglia is nearer to the visceral organ or sometimes within the visceral organ because the preganglionic motor neurons are longer. यहाँ पे देखिएगा the position of sympathetic ganglia is nearer to the spinal cord because the preganglionic motor neurons are shorter in length. फिर एक important चीज देखेंगे कि इसका पोजीशन, इसका जो इफेक्ट है वो लोकलाइज्ड है. इसका इफेक्ट है वाइड स्प्रेड बिकॉज दीज सिंपैथेटिक गैंग्लिया आर चेन्ड गैंग्लिया. दे आर इंटरकनेक्टेड बाय लॉन्गिट्यूडनल सिंपैथेटिक ट्रंक. वन पेयर होता है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड. और इसके अलावा एक चीज ध्यान रखिएगा कि कुछ गैंग्लिया है सिंपैथेटिक गैंग्लिया विच आर प्लेस्ड नियरर टू द विसरल ऑर्गन और इनको कहते हैं कोलैटेरियल गैंग्लिया. दीज आर कॉल्ड कोलैटेरियल गैंग्लिया. तो यहाँ पे कोलैटेरियल गैंग्लिया, तो ये इसको ध्यान में रखना है. यही है इसमें. अब हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हैज इनहिबिटरी इफेक्ट एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हैज एक्साइटेटरी इफेक्ट. ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में है, बट इसका एक्सेप्शन भी है. एक्सेप्शन में क्या है कि एक्सेप्शन में जैसे एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन आएगा तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया, जो भी बताया, तो हार्ट बीट बढ़ गया, ब्रीदिंग बढ़ गया, ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ गया, ये सब होगा. लेकिन उसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम कम काम करेगा. तो बाकी ऑर्गन पे एक्साइटेटरी इफेक्ट है. यूरिनरी ब्लैडर एक्साइटेटरी इफेक्ट है, वो तुरंत यूरिन पास करने का मिक्टूरिशन टेंडेंसी बढ़ जाएगा. जब कोई पर्सन घबराता है, कोई इमरजेंसी में आएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा तो मिक्टूरिशन टेंडेंसी डेवलप करेगा. तो सब एक्साइटेटरी है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम इनहिबिटरी है. तो कारण है कि जब कभी बहुत बहुत खुश हो गए, बहुत एक्साइटेड है, दुखित हो गए, या कोई बहुत स्ट्रेस है, तनाव है, तो भूख नहीं लगती है. और अगर भूख खा भी लिया तो फिर ठीक से डाइजेशन नहीं होता. इसलिए कारण है कि एग्जामिनेशन वगैरह समय जब आता है, जब स्टूडेंट स्ट्रेस में रहता है तो उसका डाइट बहुत कम हो जाता है, या एग्जामिनेशन में जाता है तो खाने की इच्छा नहीं होती, बिकॉज वो अंदर से घबराया हुआ है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है. लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन रहते हैं, जब कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है, तो उस समय हार्ट बीट नॉर्मल है. ये नहीं कि स्लो कर दिया, स्लो नहीं करता है. इनहिबिटरी इफेक्ट का कहने का मतलब है कि जो बढ़ गया था उसको घटा के नॉर्मल करना. नॉर्मल से ये नहीं कहिएगा कि कम कर देगा. तो हार्ट बीट नॉर्मल कर देगा, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल कर देगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देगा, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा. डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट यानी भूख ज्यादा लगेगी, डाइजेशन भी अच्छे से होगा. तो हम लोग इसलिए ये नहीं कहेंगे कि ये ऑलवेज एक्साइटेटरी है सिंपैथेटिक, या पैरासिम्पैथेटिक ऑलवेज इनहिबिटरी है. बेटर कहना होगा कि दीज टू आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर. ये दोनों एंटागोनिस्टिक है, एक दूसरे को बैलेंस करता है. और हम लोगों का जो भी ऑर्गन है सबके फंक्शन में इसी का रोल है. तो इसके साथ ही हमने कंप्लीट कर दिया आपका जो एनाटॉमी है नर्वस सिस्टम का, जिसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ा हम लोगों ने, डेवलपमेंट भी बताया था सीएनएस का. उसके अलावा हम लोगों ने वेंट्रिकल्स डिस्कस किया था, और कमिश्योर्स या जो थोड़ा सा कॉर्वाइड प्लेक्सस है उसको ध्यान रखिएगा. उसके बाद पीएनएस डिस्कस किया, ट्रायंगल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व, और फिर लास्ट था
थर्ड डिवीजन था एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये डिस्कस किया। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ध्यान रखिएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स हैव सिंगल सेट, एक ही सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट कनेक्टेड है रिसेप्टर से, और उसी सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन कनेक्टेड है टू द डॉर्सल साइड ऑफ द सीएनएस। लेकिन मोटर न्यूरॉन्स में दो सेट है, एक का डेंड्राइट कनेक्टेड है वेंट्रल साइड से सीएनएस का, और वो जंक्शन बनाता है जिसको ऑटोनॉमिक गैंग्लिया कहते हैं विद द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कनेक्टेड होता है टू द विसल ऑर्गन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाता है। हो गया, इसमें काफी है। और अब इसके बाद हम लोग फिजियोलॉजी स्टार्ट करना है। तो फिजियोलॉजी में पहले हम लोग जैसे डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन वाज एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय मार्शल हॉल। इसको पहली बार स्टडी किया था मार्शल हॉल ने 1883। रिफ्लेक्स एक्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय मार्शल हॉल इन 1883, 1883। Reflex action is the instant or immediate response to a stimulus. कोई भी स्टिमुलस अगर बॉडी के ऊपर असर कर रहा है, कोई भी बॉडी, कहीं भी बॉडी का कोई भी रिसेप्टर किसी स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है, तो हम लोगों का जो नर्वस सिस्टम है इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करेगा। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन में जो the part of the CNS which is directly involved in the reflex action is the spinal cord. जो हम लोगों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो हिस्सा रिफ्लेक्स एक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वो है स्पाइनल कॉर्ड। और रिफ्लेक्स एक्शन में दो बात होती है, एक तो हम लोग कह सकते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्सेस और दूसरा अनकंडीशन। अब देखिए अनकंडीशनड या इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस, ज्यादातर जो रिफ्लेक्सेस होता है हम लोगों का वो होता है इनबॉर्न, अनकंडीशन। कंडीशनिंग टर्म आता है लर्निंग के लिए, एंड लर्निंग इज द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। तो कहने का मतलब है कि ज्यादातर जो रिफ्लेक्सेस हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, सेरेब्रम इन्वॉल्व नहीं है, वो इनबॉर्न है, जन्मजात है, उसको सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको अनकंडीशनड भी कहते हैं या उसको इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं, इनबॉर्न और अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस। और इसका एग्जांपल तो बहुत सारा है, जैसे सकलिंग परफॉर्म बाय न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी को कोई तो ट्रेनिंग देता नहीं है कि मदर के निप्पल को कैसे सक करना, उसको अपना पता है। विंकलिंग ऑफ द आईलिड, आंख के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो पलक झपक जाता है, विंकलिंग ऑफ आईलिड। देन उसी तरह जो बहुत सारा चीज है, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे यॉर्निंग, जम्हाई लेना, इट इज ऑल्सो एन रिफ्लेक्स एक्शन। कुछ कहीं पे आप जा रहे हैं, कहीं कुछ पैर में छुप गया, तुरंत पैर को हटा दिया, इट इज अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन, इसको सीखने की जरूरत नहीं है। तो डे टू डे लाइफ में ज्यादातर जो रिफ्लेक्सेस हम लोग परफॉर्म करते हैं दे आर ऑल अनकंडीशनड। और मान भी लिया गया था कि सारे रिफ्लेक्सेस अनकंडीशनड है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम पावलो ही वाज ग्रेटेस्ट फिजियोलॉजिस्ट, रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे पावलोव, और उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उसमें बेल घंटी का इस्तेमाल किया था। तो पावलो ने एक एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज कॉल्ड बेल एंड डॉग एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव किया कि सैलिवरी सिक्रीशन इज एन एग्जांपल ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। सैलिवरी सिक्रीशन जो होता है, सलाइवा का सिक्रीशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। तो उन्होंने डॉग को ट्रेन किया, डॉग को ट्रेनिंग दिया, जब भी घंटी बजाई फूड दिया, खाना दिया डॉग को, घंटी बजाई या घंटी बजाया और खाना दिया, तो डॉग के ब्रेन में, उसके सेरेब्रम में ये सिंक्रोनाइज कर गया, ये तालमेल बन गया कि जब घंटी बजी है तो खाना मिलेगा, तो खाना मिलेगा, तो वो दौड़ा हुआ आता था। या जब वहां आया तो उसके माउथ से सलाइवा का सिक्रीशन हो गया, जैसे ही घंटी का आवाज सुना
माउथ से सलावा का सिक्रेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन जिसको उन्होंने कंडीशन नहीं किया, घंटी के साथ उसका कंडीशनिंग नहीं किया, ट्रेनिंग नहीं दिया, उस डॉग के सामने घंटी बजाने पर भी उसमें सलाइवा का सिक्रेशन नहीं हुआ। यानी सलाइवा का सिक्रेशन होने के लिए दिमाग में यह बात रहनी चाहिए कि फूड मिलेगा, और फूड का ख्याल आते ही सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो सैलिवरी सिक्रेशन तो कंडीशन रिफ्लेक्स है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, इसलिए इसको कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं। क्रैनियल रिफ्लेक्स भी कहते हैं बिकॉज ब्रेन या क्रैनियम इन्वॉल्व है, और कंडीशन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। तो सेरेब्रल रिफ्लेक्स भी कहिए या कंडीशन रिफ्लेक्स कहिए। जैसे अगर आपने कभी कोई चीज खाया है, उसका स्वाद आपको बहुत अच्छा लगा सालों पहले, बहुत पहले, लेकिन अभी आपके दिमाग में वो चीज, उसका स्वाद है, फिर अगर उस चीज का नाम सुन लीजिएगा या कोई वो आपके सामने को लिख देगा या उसका जिक्र करेगा, तो सलाइवा का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। कहीं पे फूड का सुगंध आ गया तो सलाइवा का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने मनपसंद फूड को देख लीजिएगा तो सलाइवा का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपके सामने फूड रख दिया जाए तो सलाइवा का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जितना अच्छा आपको वो फूड लगता है, जितना अच्छा टेस्ट लगता है, सलाइवा का सिक्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो ये कंडीशन रिफ्लेक्स है, यानी ब्रेन याद रखा है कि वो चीज आप खाए थे और बहुत टेस्टी था, जैसे ही वो आप उसका स्मेल, उसका सुगंध या उसका साइट कहीं देख लिया तो फिर आपका सलाइवा का सिक्रेशन स्टार्ट होता है, यानी ब्रेन मेमोराइज करता है। तो वहीं से ये बात आ गई कि कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं which can be performed only after conditioning और learning। बिना लर्निंग या कंडीशनिंग के ये रिफ्लेक्स नहीं कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं डे टू डे एग्जाम्पल में, जैसे साइकिलिंग है या ड्राइविंग है या टाइप राइटिंग है, टाइप राइटिंग या मोबाइल पे जो आप टाइप करते हैं, या डाइविंग है, गोताखोरी जो होता है, या प्लेइंग विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना है। तो ये सब जितना ज्यादा सीखते हैं, जितना ज्यादा लर्न करते हैं, उतना ही इसका एक्शन फास्ट होता है। लेकिन अगर ड्राइविंग नहीं सीखा है आपने और ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आपका रिफ्लेक्स काम नहीं करेगा ज्यादा। कोई सामने आ भी जाएगा तो ठोकर लग जाएगा, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो अपने आप आपका पैर ब्रेक पे चला जाएगा। तो जितना ज्यादा ये रिफ्लेक्सेस परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा ये बेटर होगा। तो दो तरह के रिफ्लेक्सेस हैं, अनकंडीशनड, जिसको हम लोग इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं, एंड दीज आर ऑल स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, यानी इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है ही नहीं, वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से इन्वॉल्व है। दूसरा है क्रैनियल रिफ्लेक्सेस और कंडीशन रिफ्लेक्सेस और लर्न्ड रिफ्लेक्सेस। तो इसको पहली बार पाउलो ने किया था, उसमें डॉग और बेल एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव किया कि सैलिवरी सिक्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। और अब तो कुछ रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे ये सब बताया, ड्राइविंग है, डाइविंग है, प्लेइंग विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, टाइप राइटिंग है। ये सब तभी आप फास्ट कर सकते हैं जब आपने उस पर कंडीशनिंग किया या लर्निंग किया। अब कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन होगा, उसमें जो पार्ट इन्वॉल्व होगा वो पार्ट होगा। देखिए, जैसे कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन है तो उसमें कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, तो देखेंगे। देखिए, एक तो हो गया स्पाइनल कॉर्ड। अभी बताया था कि चाहे वो कंडीशन हो या अनकंडीशन हो, सेंसरी इंपल्स जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, मोटर इंपल्स आएगा भी स्पाइनल कॉर्ड से। अब भले अगर कंडीशन है तो वो फिर स्पाइनल कॉर्ड से चला जाएगा ब्रेन में, और अनकंडीशन है तो यहीं से लौटेगा। तो ये देखिए रिसेप्टर है। फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो गया? रिसेप्टर। फर्स्ट कंपोनेंट इन रिफ्लेक्स एक्शन इज रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, तो ये रिसेप्टर है।
रिसेप्टर से ये सेंसरी न्यूरॉन है जिसको एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। ये कहा जा रहा है सीएनएस में, इधर से डोर्सल हॉर्न से। उसके बाद इट इज फॉर्मिंग जंक्शन और साइनेप्स विद द मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन है, आ रहा है कहाँ पे, इफेक्टर में, ऑर्गन में। तो कंपोनेंट कितना है, एक है रिसेप्टर, एक है सेंसरी न्यूरॉन, एक है स्पाइनल कॉर्ड, एक है मोटर न्यूरॉन और एक है इफरेंट इफेक्टर ऑर्गन, यानी 5। रिसेप्टर, सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन, पार्ट ऑफ द सीएनएस इज स्पाइनल कॉर्ड, देन मोटर और इफरेंट न्यूरॉन और फिर इफेक्टर। लेकिन कभी कभी अब यहाँ पे ये जो साइनेप्स है इसके बीच में एक और न्यूरॉन आता है, इसको इंटर न्यूरॉन कहते हैं। इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन नाम से भी मालूम है इन बिटवीन टू न्यूरॉन। तो एक चीज ध्यान रखना है कि इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट ओनली विद इन द सीएनएस, नॉट इन द पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंटर न्यूरॉन नहीं होता है। इंटर न्यूरॉन्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीएनएस। तो मान लीजिए एक ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, दोनों के बीच एक और न्यूरॉन लगा दिया, इट इज कॉल्ड इंटर न्यूरॉन। ये इंटर न्यूरॉन हो गया। तो रिफ्लेक्स आर्क, अगर मान लीजिए कि ये इंटर न्यूरॉन नहीं है तो इसको हम लोग कहेंगे मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पे एक सिंगल साइनेप्स है, तो मोनोसाइनेप्टिक। अगर एक इंटर न्यूरॉन लगा दिया तो साइनेप्स हो गया 2, तो हम लोग कहेंगे इट इज डाइसाइनेप्टिक मोनोन्यूरोनल साइनेप्स रिफ्लेक्स आर्क। एक ये रिफ्लेक्स आर्क है, इसमें एक इंटर न्यूरॉन हो गया, तो साइनेप्स कितना हो गया, 2 ना हो गया। एक हो गया सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन, दूसरा इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, तो इसको डाइसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। अब मान लीजिए कि इसमें 2 इंटर न्यूरॉन लगा दिया तो इसको पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। और आगे हम लोग साइनेप्स पढ़ेंगे, साइनेप्स का फिजियोलॉजी पढ़िएगा तो वहां देखेंगे साइनेप्टिक कंडक्शन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसमें समय लगता है। तो नंबर ऑफ साइनेप्सेस जितना बढ़ाएंगे कंडक्शन उतना धीमा होगा। तो जितना भी जोर होगा, न्यूरॉन्स का जो जोर है जिसको साइनेप्स कहते हैं, जितना बढ़ाएंगे कंडक्शन उतना धीमा होगा। कैसे, इस पर बात करेंगे अगले क्लास में, साइनेप्स में। तो आप भी समझ सकते हैं कि मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क जो होगा वो क्विक रिस्पांस देगा और डाइसाइनेप्टिक उससे थोड़ा स्लो होगा और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क काफी धीमा होगा। तो इसलिए जो फास्ट रिफ्लेक्स है, जैसा नी जर्क रिफ्लेक्स होता है घुटना में, जैसे यहाँ पे अगर थोड़ा हिट करेंगे तो घुटना में डॉक्टर हथौड़ी रखते हैं, घुटने पे मारते हैं तो पैर वहां से मूव करेगा, तो वो फास्ट रिफ्लेक्स है। और स्लो रिफ्लेक्सेस में इंटर न्यूरॉन्स होता है, अगर एक है तो डाइसाइनेप्टिक, 2 है तो पॉलीसाइनेप्टिक, 3 है तो भी कहेंगे पॉलीसाइनेप्टिक। जितना इंटर न्यूरॉन बढ़ाते जाएगा, साइनेप्स बढ़ता जाएगा, कंडक्शन उतना धीमा होगा। और अब एक लास्ट चीज इसमें डिस्कस कर लें, ये जो रिफ्लेक्स आर्क्स हैं बॉडी के अंदर, तो काफी ज्यादा रिफ्लेक्स आर्क्स हैं, large number of reflex arcs are present in the body, but all these reflex arcs are interconnected. ये reflex arc interconnected है. The number of reflex arcs involved in particular reflex action will be directly proportional to the strength of stimulus. जैसे आपको बता दें, ये फिंगर है, यहाँ पे एक पतला सा पिन चुभा दें, पेपर पिन चुभा दें, फिंगर जर्क करेगा। तो स्टिमुलस लाइट था, हल्का था, तो फिंगर जर्क। क्यों जर्क किया, यहाँ पे रिसेप्टर है, अल्जेसी रिसेप्टर, इसको रिसीव किया, यहाँ से ये पेन चला गया स्पाइनल कॉर्ड में, पीछे डॉर्सल हॉर्न में, वहां से मोटर हॉर्न से मोटर इंपल्स आया, मोटर न्यूरॉन, वो आया इस फिंगर के मसल्स में और फिंगर जर्क किया। तो एक बार यहाँ से ये सेंसरी इंपल्स गया स्पाइनल कॉर्ड में, वहां से मोटर इंपल्स आया वेंट्रल साइड से और फिंगर जर्क किया। अब इसी पिन को इसी फिंगर में इसी जगह पे थोड़ा और जोर से चुभा दे तो फिर सेंसरी इंपल्स आएगा, लेकिन वहां से जब मोटर इंपल्स आएगा तो अब कई 2-3 रिफ्लेक्स आर्क से जुड़ जाएगा, तो ये वाला भी फिंगर जर्क करेगा, ये भी जर्क करेगा। और जोर से चुभा दे तो पूरा हाथ जर्क करेगा, और ज्यादा चुभा दे तो पूरा बॉडी हो सकता है जर्क करे। तो अगर कोई गर्म चीज हल्का है तो आप थोड़ा सा रिएक्शन होगा, ज्यादा है तो पूरा बॉडी भी मूव करेगा। तो कितना ये रिफ्लेक्स आर्क पूरे बॉडी में है,
लेकिन जब मोटर इम्पल्स आएगा तो कितने रिफ्लेक्स आर्क से आएगा, जितने रिफ्लेक्स आर्क से आएगा इस उसका इफेक्ट उतना वाइड स्प्रेड होगा, उतना बड़े पैमाने पे होगा। तो कितना रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व होगा किसी रिफ्लेक्स एक्शन में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस वीक है तो रिफ्लेक्स एक्शन स्लो है और लोकलाइज्ड है। अगर स्टिमुलस का स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ा दे तो फिर थोड़ा ज्यादा होगा। तो बिकॉज इस फिंगर का भी रिफ्लेक्स आर्क जुड़ गया, इसका भी जुड़ गया, और कर देंगे तो पूरा हाथ का रिफ्लेक्स आर्क जुड़ गया, और होगा तो पूरा बॉडी का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना, ये नहीं समझना है कि रिफ्लेक्स आर्क्स अलग अलग हैं। बहुत सारे रिफ्लेक्स आर्क्स हैं पर ऑल आर इंटरकनेक्टेड। अब किसी पर्टिकुलर एक्शन में कितना रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि स्टिमुलस का स्ट्रेंथ कितना है, और जितना रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व होगा एक्शन उतना वाइड स्प्रेड होगा। तो ये आज हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन पे डिस्कस कर लिया। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे साइनेप्स। ठीक है, थैंक यू।